हेलो एंड वेलकम अगेन टू अ चैनल पैरामाउंट जीएस जून। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी ज्योग्राफी की सेगमेंट में लास्ट वीडियो रही थी ज्वालामुखी पर, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आज ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करिए और अपने इस टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करिए। तो इसको शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब आपके ऑप्शन दे रहे सामने। सबसे पहला ऑप्शन है कि यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें यानी मेग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी में धरातल के नीचे जब लिथोस्फीयर में तैरने वाली प्लेटें, जब उनका क्षरण होता है या एक प्लेट अधिक घनत्व वाली कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे छेपित होती है तो वह पिघल जाती है और तरल पदार्थ जिसे हम जब धरातल के नीचे होता है उसे हम मेग्मा कहते हैं, और जब वो धरातल पर आता है तब उसे हम लावा कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट की नली यानी जैसा मैंने बताया ज्वालामुखी क्रिया में, आप वीडियो को देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो उससे जो तरल पदार्थ बाहर आता है तो उसके साथ साथ मेग्मा के साथ साथ अन्य पदार्थ गैस जलवाष्प जैसा मैंने बताया वह भी आते हैं। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है वह सही है। अब हम दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार होता है या हो जाता है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब तरल पदार्थ बिल्कुल गर्म होता है लिथोस्फीयर में, जैसे मैंने बताया, जब वो धरातल पर आता है ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से, तब वह पृथ्वी पर आकर ठंडा और ठोस हो जाता है और इस तरह विखंडित होता है कि पहाड़ और उसके चारों ओर पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है, जिसे हम पढ़ेंगे आगे ज्वालामुखी पठार या ज्वालामुखी मैदान का निर्माण भी होता है। तो यह ऑप्शन भी सही है। अब अगला है हमारा कि ज्वालामुखी जागृत, प्रक्षुप्त और शांत या मृत तीन प्रकारों में वर्गीकृत होते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन प्रकार की ज्वालामुखी होते हैं, जागृत या सक्रिय, प्रक्षुप्त या हम बात करें सुषुप्त, और अगला शांत या मृत। तो तीन प्रकार के ही ज्वालामुखी होते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हम इस पर टिक करेंगे। कौन सा ऑप्शन? डी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी कि उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनकी उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो जैसे हमें बताया कि ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं या तीन प्रकार से ज्वालामुखी आते हैं। वह कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? नंबर पहला जागृत है, सही है। प्रक्षुप्त है, ये भी सही है। मृत है, ये भी सही है। यौगिक ज्वालामुखी कोई नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों का डी आंसर जो है वो सही है, डी ऑप्शन सही है। जैसा क्वेश्चन में पूछा गया तो ये ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा है किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है या होता रहता है। तो मैंने बताया कि सक्रिय या एक्टिव वोल्केनो या जागृत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जिससे लगातार उद्गार होता रहता है ज्वालामुखी का। और दूसरा प्रक्षुप्त ज्वालामुखी, वो ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे कभी जो है मतलब हम बताएं तो भविष्य में इनसे उद्गार की संभावनाएं बनी रहती हैं। और मृत या शांत ज्वालामुखी, ये दोनों ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो कभी हम बात करें भूतकाल में इनमें ज्वालामुखी क्रिया हुई थी लेकिन भविष्य में बिल्कुल मृत हो जाते हैं। जैसे म्यांमार का पोपा है, वह भी मृत ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। तो इसमें से देखेंगे हम कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। कौन सा? जागृत या एक्टिव वोल्केनोस या सक्रिय ज्वालामुखी जिससे उद्गार होता रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उम्मीद है आप सब लोग को ये समझ में आ रहा होगा। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इससे पिछले वाली वीडियो है उसको आप देखें, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इसको 100% सॉल्व कर पाओगे, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये टॉपिक। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि पृथ्वी की पपड़ी या अर्थ
अर्थ कष्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है वह कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है। उसे क्या कहते हैं? जैसे मैंने बताया था कि पृथ्वी जो हम बात करें कि लिथोस्फीयर है, उसमें जो प्लेट है उसका क्षरण होता है, तो वो तरल पदार्थ किस नाम से जाना जाता है? मैग्मा। और जब वो धरातल पर आके विखंडित होता है तब उसे क्या कहते हैं हम? लावा। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए, यानी मैग्मा इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो ये क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को कि जैसा जब मैंने ज्वालामुखी के बारे में बताया, ज्वालामुखी जब धरातल पर आता है तब वह इस तरह विखंडित होता है कि उसके पठार का निर्माण होता है, क्योंकि जब वह धरातल के नीचे होता है तब तरल अवस्था में होता है और बाहर आकर क्लाइमेट के अनुसार वह ठंडा होता जाता है और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ उससे निर्मित होती हैं, जैसे लावा पठार बन जाते हैं, मैदान, पर्वत इस तरह के बन जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सिल, डाइक, सीट इस प्रकार की आकृतियाँ भी बनती हैं। तो और अंत में विसर्प नहीं बनता है इससे। विसर्प क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। यह नदी बनाती है विसर्प, जिस प्रकार अगली वीडियो में हम देखेंगे आएंगे जब कि विसर्प किस प्रकार बनती है। तो इसका डी आंसर सही है, विसर्प इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ ज्वालामुखी से नहीं बनती, तो डी आंसर हमारा हो गया सत्य। और डाइक, जैसा डाइक क्या है, जैसे मैंने बताया था कि ऑप्शन देख लेते हैं, उसके अनुसार देखेंगे हम कि ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृति, हाँ बिल्कुल सही है, नहीं गलत है, माफ़ कीजिए। ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। जैसे मैंने बताया था कि ज्वालामुखी जब आता है, जब मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ता है तो कभी कभी होता है कि इतना तरल पदार्थ निर्मित नहीं हो पाता है कि वो बड़ी मात्रा में आकर धरातल पर विखंडित हो सके या विस्फोट हो सके। उसके हम बात करें तो ऐसा होता है कि जो खंड हैं पृथ्वी के, उनमें कहीं ना कहीं जो चट्टानें हैं, उसकी दरारें हैं या छिद्र हैं, उनमें भर जाता है। तो इस प्रकार जब हम बात करें, जब एक मोटी दीवार का निर्माण होता है, जब मोटी हम कहें चट्टान के रूप में जब मैग्मा भर जाता है तब उसे हम डाइक कहते हैं। तो कुल मिला के ये अभ्यंतरिक क्रिया है या अभ्यंतरिक स्थलाकृति या आंतरिक स्थलाकृति है ज्वालामुखी की। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब लेकोलिथ संबंधित है, जैसे मैंने बताया लेकोलिथ, लोपोलिथ हो गया और फेकोलिथ हो गया और डाइक, सीट, सिल, तो ये प्रकार किसकी हैं? ये ज्वालामुखी से ही निर्मित होते हैं। तो हमारा ए आंसर सही है, कौन सा? ज्वालामुखी। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। लोकोलिथ किससे संबंधित है? माफ कीजिए, लेकोलिथ, तो वो ज्वालामुखी से ही संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो जैसे मैंने बताया कि जिस प्रकार पेटियाँ वर्गीकृत हैं, पेटियों का वर्गीकरण किया गया है, तो सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर के आसपास ही आते हैं, या हम करें पर प्रशांत पेटी के अंतर्गत आते हैं। 63% ज्वालामुखी इस पेटी के आसपास के क्षेत्र में आते हैं। इसी प्रकार भूकंप भी 63% इसी क्षेत्र में आता है, प्रशांत महासागर के। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, प्रशांत महासागर के आसपास। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये वही आंसर हो गया लगभग कि परिप्रशांत पेटी कहाँ है? वो प्रशांत महासागर के आसपास वाले क्षेत्र में है। तो हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है, परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं। अब है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जैसा मैंने बताया कि कोटोपैक्सी इक्वेडोर में अवस्थित है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी कहा जाता है इसे। तो इक्वेडोर हमारा सी आंसर सही है। अब अगले क्वेश्चन में बात करें हम कि स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो स्ट्रोम्बोली जो है जागृत या हम करें एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखें, वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये आंसर इसका सही है।
अब बात करें क्यों कहते हैं इसको, तो मैंने बताया गया है कि इससे लगातार जो है गर्म गैसें, गर्म जलवाष्प और मैग्मा जब तरल अवस्था का होता है, वो धरातल पर आता है लावा के रूप में, तो वो लगातार उससे गैसें प्रज्वलित होती रहती हैं। तो इसी कारण से हम कहें तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो जैसे मैंने फ्यूजियामा हुआ और मैंने बहुत सारे बताए, माउंट हेलेंस हुआ, हुड हुआ, रेनियर, तमाम सारे मैंने सभी देशों के मुख्य मुख्य ज्वालामुखी बताए हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। तो आप वीडियो में जाके उनको बिल्कुल गहराई से पढ़ें, उसको याद कर लें। आपका इससे मैं कह रहा हूँ 100% आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है वो किस देश में है? वो जापान में है। किस में है? जापान। तो बी आंसर हमारा सही है, जापान। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस, जैसा मैंने बताया था लाइट हाउस किसे कहते हैं हम, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, स्ट्रोम्बोली है, सिसिली का स्ट्रोम्बोली है, सिसिली का स्ट्रोम्बोली। ये इटली के क्षेत्र में ही आता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। सिसिली का स्ट्रोम्बोली, तो स्ट्रोम्बोली ही है जिसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब ज्वालामुखी के उद्गार के समय निम्नलिखित में से निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो होती तो करीब 90% से भी ऊपर है। तो हमारा इनमें से ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो डी ऑप्शन है, 80 से 90%। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस टॉपिक को अगर कवर कर लेंगे तो इससे लगातार जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके टैकल हो जाएंगे। तो अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या हमारे पुराने ही सब्सक्राइबर हो, तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को आप ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ इनको वास्तव में इनकी आवश्यकता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से लेता हूँ विदा। धन्यवाद।